हेलो फ्रेंड्स। तो अभी तक हम लोग देख चुके थे लास्ट वीडियो तक कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल और एटोबिक लिमिट्स के बारे में। ठीक है, कंसिस्टेंसी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था डफ का, आटा का। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि कंसिस्टेंसी रेफर्स टू द रिलेटिव ईज विद विच द सॉइल कैन बी डिफॉर्म्ड। ऐसे ही वर्केबिलिटी हम लोगों ने पढ़ा था कंक्रीट में, उसका भी एग्जाम्पल मैंने वहां पर दिया था आपको। ठीक है, तो जब मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में कि जब भी कंसिस्टेंसी या एटोबिक लिमिट्स की बात करेगा तो वहां पर आपको ये वाला जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला डायग्राम आपको समझ एकदम से याद आना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या था, मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट को इंक्रीज कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, वैसे वैसे वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है वाई एक्सिस में। गॉट इट। तो जब तक श्रिंकेज लिमिट नहीं आएगी तब तक वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। श्रिंकेज लिमिट पे क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा, पहले इनिशियली डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना है, 0, जब वाटर कंटेंट 0 है। जैसे जैसे वाटर कंटेंट इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे आपकी वॉल्यूम एक सर्टेन लिमिट तक, तो यहां से यहां तक आने में कंजर्व्ड रहेगी, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी जब तक जितने भी वॉइड्स है सारे वाटर से फिल नहीं हो जाते। और जैसे ही वाटर से वॉइड्स फिल हो जाएंगे वैसे ही आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा, इट विल गेट 1। और उसके बाद भी अगर आपने वाटर को डालना कंटिन्यू रखा तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या करेगा, 1 से ज्यादा हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, जो वॉइड्स हैं दे विल स्वेल। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स तो सेम रहेगा लेकिन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है इट विल गेट इंक्रीज्ड, जिसकी वजह से सुपर सैचुरेटेड स्टेट अटेन हो जाती है। ठीक है, मैंने आपको ये यहाँ पर बता दिया था। गॉट इट। तो जैसे ही आप जस्ट सैचुरेशन से सुपर सैचुरेशन स्टेट में जाएंगे, आप वाटर कंटेंट को फर्दर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो पहली जो लिमिट आई थी वो थी हमारी श्रिंकेज लिमिट, जहां पर वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा जहां तक। ठीक है, बियॉन्ड विच द वॉल्यूम विल इंक्रीज। अगर आप वाटर कंटेंट को इंक्रीज कर रहे हो, और अगर वाटर कंटेंट को डिक्रीज कर रहे हो तो एट देयर विल बी ए पर्टिकुलर वाटर कंटेंट कोरस्पॉन्डिंग टू विच फर्दर डिक्रीमेंट इन वाटर कंटेंट डज नॉट लीड टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। गॉट इट। उस वाटर कंटेंट को हम बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। आगे पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं लिक्विड लिमिट की, जो हमारा थर्ड वाटर कंटेंट था, लिक्विड लिमिट। तो देखो यहाँ पे हमने इसको WL से रिप्रेजेंट किया था लिक्विड लिमिट को, है ना, ये रहा WL। इसको यहाँ पर हमने WL से रिप्रेजेंट किया था। तो लिक्विड लिमिट जो है वो क्या, कैसा वाटर कंटेंट होगा, इट इज अ वाटर कंटेंट बेसिकली। ये सारे जो है ना हमारे लिमिट्स हैं, ये सारे वाटर कंटेंट ही हैं। तो एक ऐसा वाटर कंटेंट जिसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी स्टेट है, देखो वो कहाँ से, प्लास्टिक से लिक्विड में जा रही है। जैसे जैसे हम स्टेट लिक्विड या फिर वाटर को ऐड करते रहेंगे वैसे वैसे क्या होगा, पहले सॉइल सॉलिड स्टेट में होगी, देन सेमी सॉलिड, देन प्लास्टिक, एंड एट लास्ट इन लिक्विड स्टेट। तो एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट होगा जहां पर हमारी सॉइल प्लास्टिक से एकदम ट्रांजिट करके लिक्विड स्टेट में चली जाएगी अगर हम वाटर कंटेंट को इंक्रीज कर रहे हैं, या फिर अगर हम वाटर कंटेंट को डिक्रीज कर रहे हैं तो हमारी जो सॉइल है वो लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में मर्ज कर जंप कर जाएगी। तो दैट पर्टिकुलर वाटर कंटेंट कोरस्पॉन्डिंग टू विच दिस ट्रांजिशन इज हैपनिंग, इट इज कॉल्ड लिक्विड लिमिट। गॉट इट। दूसरा दूसरा एक और इसकी डेफिनेशन याद करते हैं कि इट इज दैट मिनिमम वाटर कंटेंट। ठीक है, इट इज दैट मिनिमम वाटर कंटेंट। देखो इससे आगे वाटर कंटेंट बढ़ रहा है तो लिक्विड स्टेट में जा रहा है, यानी कि लिक्विड लिमिट एक ऐसा मिनिमम वाटर कंटेंट है जिसके कोरस्पॉन्डिंग सॉइल स्टार्ट करती है फ्लो करना। फ्लो कब करेगी, जब वो लिक्विड स्टेट में आएगी। तो जैसे ही लिक्विड स्टेट में एंटर करेगी उसके बाद ही फ्लो करना शुरू करेगी ना। तो मिनिमम वाटर कंटेंट कोरस्पॉन्डिंग टू विच द सॉइल जस्ट स्टार्ट्स टू फ्लो, या फिर इट हैज टेंडेंसी टू फ्लो, देन दिस वाटर कंटेंट इज कॉल्ड लिक्विड लिमिट। ठीक है, एक चीज याद रखना, एक क्वेश्चन आता है बार बार लिक्विड लिमिट के बारे में कि एट लिक्विड लिमिट व्हाट इज द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ठीक है, तो जो सॉइल की शियर स्ट्रेंथ है, शियर strength of soil at liquid limit is 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर किलो पास्कल। ठीक है, या फिर KPa, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल होता है, तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किलो पास्कल। ठीक है, बहुत नेग्लिजिबल शियर स्ट्रेंथ है, बहुत थोड़ी सी शियर स्ट्रेंथ है। ठीक है, लिक्विड लिमिट में बहुत थोड़ी शियर स्ट्रेंथ होती है। गॉट इट सॉइल की। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सॉइल और लिक्विड लिमिट क्या क्या रहेंगी अलग अलग सॉइल में। जैसे एक चीज मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो लेक्चर सीरीज हम लोगों ने पढ़ी है, जो भी अभी तक के लेक्चर्स आप लोगों ने देखे होंगे, यहां तक क्या था, हम लोगों ने ऑलमोस्ट डिटेल में चीजें कवर की हैं। ठीक है,
दिस लेक्चर ऑनवर्ड्स हम वो चीज पढ़ेंगे जहां पर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देर आर एम्पल नंबर ऑफ थिंग्स, जैसे स्टार्टिंग में भी सॉइल का ओरिजिन है, ठीक है, सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सॉइल की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होती है, या फिर सॉइल में किस किस तरह के न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं, ठीक है, या फिर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है सॉइल का वो कैसा है, ठीक है। मैं बात करूंगा सिर्फ उस चीज की जो हमारे लिए आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा, जहां से मेजरली जिस पोर्शन से क्वेश्चंस आएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ तक आने से पहले आप ओरिजिन ऑफ सॉइल पढ़ें, पेडोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है, सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है, वो बेसिकली एक साइकिल है, ठीक है, पेडोजेनेसिस इसको बोलते हैं। तो पेडोजेनेसिस आप पढ़ लें कि पेडोजेनेसिस क्या है, और दूसरी बात आप सॉइल का स्ट्रक्चर पढ़ लें कि क्ले किस तरह का होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में बताया है कि जो सॉइल का स्ट्रक्चर है दैट इज प्लेट लाइक, जिसके सरफेस पे पूरा नेगेटिव चार्ज है, एंड पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। आप सॉइल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं, ठीक है, मिनरल्स पढ़ सकते हैं सॉइल के, कैओलिनाइट, इलाइट, मोंटमिनलोनाइट। मोंटमिनलोनाइट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि देखो सॉइल की डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, व्हाट इट जस्ट सेकंड, या सॉइल की अलग अलग यूनिट्स होती हैं जिसको हम टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल यूनिट बोलते हैं, सॉरी सॉरी कोल्ड, या तो लिमिट्स होती हैं, सॉरी स्ट्रक्चर होते हैं टेट्राहेड्रल यूनिट और ऑक्टाहेड्रल यूनिट। तो बेसिकली एक टेट्राहेड्रल यूनिट और एक ऑक्टाहेड्रल यूनिट जो है सॉरी कंबाइन होती हैं, ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। अब वो बॉन्ड जो है अलग अलग तरह का एग्जिस्ट करता है, कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, कहीं पे वाटर बॉन्ड है, गॉट इट, अलग अलग मिनरल में अलग अलग है। लेकिन एक मिनरल जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है मोंटमोरिलोनाइट, गॉट इट, मोंटमोरिलोनाइट। इसमें क्या है, दो यूनिट्स के बीच में जो बॉन्ड है वो है वीक वेंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है, वीक वेंडरवॉल फोर्सेस, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर जब भी आएगा सॉइल के साथ इंटरेक्ट करेगा, इन दो यूनिट्स के बीच में, क्ले पार्टिकल्स के बीच में क्या करेगा, वाटर एग्जिस्ट करेगा, और ये जो वीक वेंडरवॉल फोर्सेस हैं इनको तोड़ के खुद बैठ जाएगा इसकी जगह पे, और जितना ज्यादा वाटर ऐड करता जाएगा वो उतना ज्यादा ये दोनों यूनिट्स दूर दूर होती रहेंगी, जिसकी वजह से इस तरह की जो सॉइल होगी जिसमें मोंटमोरिलोनाइट होगा वो क्या करेंगी, बहुत ज्यादा स्वेल कर जाएंगी जैसे ही इसको वाटर मिलेगा, और जैसे ही इसके ऊपर आप धूप पड़ेगी, ठीक है, गर्मी में ले जाओगे इसको, वैसे ही ये श्रिंक कर जाएगी। तो इस तरह की जो सॉइल है हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है, ठीक है, इस तरह की सॉइल में हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते और हमारे लिए एनिमी का काम करती है ये, व्हाट इट। क्ले की इस तरह की क्ले सॉइल ऐसी होगी कुछ जिसमें इस तरह का अरेंजमेंट होगा जहां पर वीक वेंडरवॉल फोर्सेस होंगी, जिसकी वजह से स्वेलिंग और श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा आ जाएंगी। इस तरह की सॉइल को हम बोलते हैं प्लास्टिक सॉइल्स, ठीक है, प्लास्टिक सॉइल्स बोलते हैं इनको, और इसमें स्वेलिंग श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा होते हैं, हमारे लिए एनीमी होती है। और किस वजह से होती है, मोंटमोरिलोनाइट उस सॉइल में एग्जिस्ट करता है। और अगर कोई पूछ ले कि मोंटमोरिलोनाइट में क्या होता है, तो भाई वहां पर वीक वेंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल यूनिट है उन दोनों के बीच में जो सैंडविच यूनिट्स होती हैं वो सैंडविच होती हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो उन फोर्सेस वो क्या करती हैं, वीक वेंडरवॉल फोर्सेस की वजह से वाटर उसके बीच में आकर ट्रैप हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। तो मैंने ये पूरा चैप्टर जो है मैंने थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे दिया ताकि आप रिलेट कर पाओगे की चीजें, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम इसके बाद इस चैप्टर पे। हाँ, तो अब बात करते हैं, देखो एक अभी हम आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सॉइल की। तो क्लासिफिकेशन में जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि सॉइल जो है अलग अलग तरह की होती है। दो मेजर क्लासिफिकेशन हम करते हैं सॉइल की, एक होती है कोर्स ग्रेन सॉइल और एक होती है फाइन ग्रेन सॉइल। तो जब मैं कोर्स ग्रेन सॉइल की बात करता हूँ, तो अगर तो सॉइल का जो मीन डायमीटर है, जो मीन साइज है, वो 75 माइक्रोन से ज्यादा है, देन इट फॉल्स अंडर कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है, जिसमें आपकी सैंड आती है, ग्रेवल आता है, कोबल्स आते हैं, बोल्डर्स आते हैं, ठीक है, अलग अलग पूरी बाइफिकेशन आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। और 75 माइक्रोन से नीचे का जो साइज होगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फाइन ग्रेन्ड सॉइल, जिसमें आपकी सिल्ट और क्ले आती है, ठीक है। तो जब हम एटरबर्ग लिमिट्स की बात करते हैं तो ये कोर्स ग्रेन सॉइल में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, ये कोर्स ग्रेन सॉइल में एग्जिस्ट नहीं करती। जो हमारी एटरबर्ग लिमिट्स है ये सिर्फ फाइन ग्रेन सॉइल में एग्जिस्ट करती है, गॉट इट।
आप इसको इस तरह से समझो कि हमारे पास कंपटीशन में दो लोग हैं, ठीक है, कंपटीशन में दो लोग हैं, लेकिन उसमें से एक ही को हमने ट्रेन करा है और वो एक ही कंपटीशन लड़ सकता है। जो दूसरा है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ और हैं, वो बल्कि है, ठीक है, इंडिविजुअल है। जैसे एक मैं हूं, ठीक है, सपोज करो दो पर्सन है, मैं एक और पर्सन। मैं अगर सोशल हूं थोड़ा सा, ठीक है, ये मैं बहुत फाइन एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं अगर सोशल हूं, ठीक है, मैं सबसे घुल मिल के रहता हूँ, मुझे फर्क पड़ता है मेरे साथ में जो बैठा है, ठीक है, मेरा इससे कुछ ना कुछ बॉन्ड है, गॉट इट, मुझे फर्क पड़ रहा है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसको फर्क पड़ रहा है मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, गॉट इट। तो इस तरह का जो नेचर है ना, ये क्ले का होता है, ठीक है। जो सोशल है, इसको सोसाइटी में रहना है, सबके साथ रहना है, दूसरे से फर्क पड़ रहा है, आपस में बॉन्डिंग है, तो ये जो नेचर है ये क्ले का है। याद रखना क्यों है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, गॉट इट, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, साइज छोटा है, अपने आप को कुछ नहीं समझता, अपने आप को डाउन टू अर्थ समझता है, इसीलिए सोशल है। एक दूसरा पर्सन है वहीं पर, ठीक है, वो कैसा है, आइसोलेटेड रहता है, उसे फर्क नहीं पड़ता दूसरे से, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, साइज बहुत बड़ा है, खुद की ईगो बहुत बड़ी है, गॉट इट। तो इस तरह का जो पार्टिकल होगा उसको मैं बोलूंगा कोर्स ग्रेन सॉइल, जिसका साइज बहुत ज्यादा है, कोर्स मतलब बड़ा, फाइन ग्रेन मतलब साइज छोटा। तो जो फाइन ग्रेन सॉइल होगी, इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या करेगा, इसको फर्क पड़ेगा कि सामने वाले का क्या चल रहा है, गॉट इट। क्लस्टर में रहेंगे, ये सॉइल के क्ले के करेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ मैं आपको, फाइन ग्रेन सॉइल के। सिल्ट में भी ऐसा ही कुछ होता है, सिल्ट का लेकिन कंपेयर टू क्ले साइज थोड़ा अलग रहेगा, ठीक है। सिल्ट का जो साइज है वो 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन रहता है, ठीक है, और 2 माइक्रोन से नीचे क्ले एग्जिस्ट करती है। तो जितना छोटा साइज उतना ज्यादा इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, जिसकी वजह से स्वेलिंग श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स भी आते हैं, वहीं पर ही प्लास्टिसिटी का रोल आता है, ठीक है। लेकिन जो सैंड पार्टिकल है, यानी कि जो कोर्स ग्रेन पार्टिकल है, उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, वो अपना अलग रहता है, इंडिविजुअल पार्टिकल रहता है, ठीक है, उसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि रेत जो है हाथ से टिकती नहीं है, हाथ में वो एक एक पार्टिकल अलग अलग होकर भाग जाता है, क्योंकि उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं है। लेकिन सैंड क्ले का है, क्लस्टर में रहेगी, फाइन ग्रेन सॉइल हमेशा क्लस्टर में रहेगी। तो जहां पर भी ये इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आती है, वहीं पर ये प्लास्टिसिटी काम करती है। तो एटरबर्ग लिमिट्स की जब भी हम बात करेंगे, हम फाइन ग्रेन सॉइल के लिए बात करेंगे, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए बात नहीं करेंगे, क्योंकि कोर्स ग्रेन सॉइल में अलग पैरामीटर हम देखेंगे आगे, रिलेटिव डेंसिटी एक पैरामीटर आएगा, ग्रेन एनालिसिस आएगा, ठीक है, वो सब वहां पर काम करेंगे, लेकिन फाइन ग्रेन के लिए काम नहीं करेगा। फाइन ग्रेन के लिए हम सिर्फ प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, स्वेलिंग श्रिंकेज जितनी भी सब चीजें हैं, क्ले में ही होगा सब कुछ, सैंड में कुछ भी नहीं होगा, गॉट इट। तो अब आते हैं एक बार कि टाइप ऑफ सॉइल क्या रहेगी और उसकी लिक्विड लिमिट क्या रहेगी। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि ग्रेवल है, अब ग्रेवल मैंने आपको बताया कोर्स ग्रेन सॉइल है, ठीक है, तो इसमें प्लास्टिसिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, इसमें आप बात ही मत करो, ठीक है, प्लास्टिसिटी की बात मत करो। इसको मैं लिख देता हूँ नॉन प्लास्टिक, ठीक है। ऐसी सैंड की बात करते हैं, सैंड भी क्या है, कोर्स ग्रेन सॉइल है, ये भी कैसी है, नॉन प्लास्टिक है। क्ले की बात करते हैं, ठीक है, क्ले से पहले हम सिल्ट की बात कर लेते हैं, सिल्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा है इससे, ठीक है। सिल्ट में जो लिक्विड लिमिट है ये 30 to 40 एग्जिस्ट करती है, इसकी वैल्यू है, याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जस्ट फॉर रेफरेंस। क्ले की बात करते हैं तो इसमें एग्जिस्ट करेगी 30 to 150, ठीक है, और ये क्ले कौन सी है, एलुवियल है, ठीक है, एलुवियल क्ले। अगर मैं बात करूं ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल एक ऐसी सॉइल है जिसमें पूरी बनी हुई है ये मोंट मोरिलोनाइट से, ठीक है, मोंट मोरिलोनाइट से बनी हुई है, और ये जो मोंट मोरिलोनाइट है इसमें स्वेलिंग और श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स देता है, तो इसीलिए इसकी जो लिक्विड लिमिट है ना ज्यादा होगी। जिस सॉइल की जितनी ज्यादा लिक्विड लिमिट है ना, इसका मतलब क्या है, वो उतनी ज्यादा प्लास्टिक है, उसमें उतना ज्यादा स्पेलिंग श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। इसकी जो प्लास्टिसिटी है, लिक्विड लिमिट देखो कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, 400 से 500, ठीक है। एंड एट लास्ट एक बेंटोनाइट क्ले होती है,
ठीक है, बेंटोनाइट क्ले है, ये मिलती है हमें वोल्केनिक इरप्शन से। ठीक है, और सॉइल कैसी है, रेजिडुअल सॉइल है, गॉट इट। और भर भर के माउंट मिलोनाइट है, ये ड्रिलिंग ऑपरेशन में यूज होती है एज ए कूलेंट। ठीक है, जो ब्राउन आपने देखा होगा या फिर अभी कभी आपने हैंडपंप की खुदाई देखी होगी, तो हैंडपंप में जो ब्राउन कलर की जो सॉइल मिलती है वो बेंटोनाइट होती है, कुछ हद तक कह सकते हैं। ड्रिलिंग ऑपरेशन में इसको यूज करते हैं एज ए ल्यूब्रिकेंट भी इसको यूज किया जाता है, गॉट इट, और एज ए कूलेंट भी इसको यूज किया जाता है। यहाँ पर इसकी जो लिक्विड लिमिट है देखो 400 टू 800 तक एग्जिस्ट करती है। तो जिस सॉइल की जितनी ज्यादा लिक्विड लिमिट होगी ना, उसमें उतनी ही ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी आएगी, यानी कि उतने ही वॉल्यूम चेंजेस उसमें एग्जिस्ट करेंगे। अब इसका डिटर्मिनेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, डिटर्मिनेशन की बात करते हैं लिक्विड लिमिट की। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो है, एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, इसका नाम है कैसेग्रेंडे अपरेटस। 3 तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम। ठीक है, कैसेग्रेंडे अपरेटस की स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, कैसेग्रेंडे अपरेटस एक डायरेक्ट मेथड होता है, 1 पॉइंट मेथड बोलते हैं। थर्ड वन इज अवर, क्या करते हैं उसको, पेनिट्रेशन मेथड। ठीक है, कोन पेनिट्रेशन मेथड बोलते हैं उसको। जो इंपॉर्टेंट है कैसेग्रेंडे मेथड है, इसी की बात करेंगे, यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा लिक्विड लिमिट तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, अगर मेथड्स की बात करेगा, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल जिसमें डिटर्मिनेशन का कोई मतलब नहीं है। तो देखो ये कैसेग्रेंडे अपरेटस है। कैसेग्रेंडे अपरेटस में क्या है, ये एक हैंडल है जो कि इस तरह से घूमता है। आप लोगों ने आई होप लैब में एक्सपेरिमेंट किया होगा। इसमें क्या होता है, एक हैंडल होता है रोटेट करने के लिए, और सॉइल का हम एक पैट ले लेते हैं। बेसिकली हम एक क्ले ले या फिर सॉइल ले लेते हैं, अभी क्ले नहीं बोलते, सॉइल ले लेंगे। सॉइल में क्या करते हैं, 425 माइक्रोन से उसको सीव करते हैं, उसके बाद उसका पेस्ट तैयार करते हैं एट ए नोन वाटर कंटेंट। हम पेस्ट रेडी करके इस कप में भरते हैं पेस्ट को। ठीक है, और फिर यहाँ से इसको रोटेट करते हैं। तो जब इसको रोटेट करेंगे हम, तो अच्छा, रोटेट नहीं करते, उससे पहले ये हमारे पास टूल्स होते हैं। ठीक है, एक तो है कैसेग्रेंडे टूल और एक होता है एएसटीएम टूल। ठीक है, इन दोनों से अलग अलग टाइप की सॉइल में हम बेसिकली ग्रूव बनाते हैं, गॉट इट। ग्रूव बनाएंगे तो वो ग्रूव कैसा होता है, ऊपर से तो 2 mm रहता है, सॉरी ऊपर से 12 mm, नीचे से 2 mm, ये 2 mm, ये 12 mm ग्रूव बना दिए बीच में हम लोगों ने, और इसको रोटेट करना शुरू करते हैं। तो वो क्या करता है, नंबर ऑफ ब्लोज देगा। ठीक है, ये यहाँ पर एक मीटर लगा हुआ है, ये नंबर ऑफ ब्लोज दे देगा। नंबर ऑफ ब्लोज कितने, जब तक ये पूरा का पूरा जो हमने ग्रूव बनाया था ये पूरा फिल ना हो जाए। मतलब ये क्ले इस तरह से हो जाती है क्ले कप में, तो जब ये पूरी भर जाएगी ऐसे, या तो नीचे का कभी कभी कहीं कहीं पे मेंशन होगा कि 2 mm का जो ग्रूव है वो भर जाए। तो अगर वो नीचे की बात करेगा तो 2 mm स्पेस भर जाएगा, अगर वो ऊपर की बात करेगा तो 12 mm का जो स्पेस होगा वो भर जाएगा। इसका हाइट ऑफ फॉल 1 सेंटीमीटर होता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है हाइट ऑफ सेंटीमीटर 1 फॉल, सॉरी हाइट ऑफ फॉल 1 सेंटीमीटर। दूसरा जो ग्रूव है ऊपर से 12 नीचे से 2। तो जब हम इसको रोटेट करेंगे, इट विल गिव नंबर ऑफ ब्लोज। ये जो कप है नीचे वाला, ये जाके नीचे बेस पे टकराता रहेगा इस तरह से, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हमने बीच में से खोदा था वो पूरा ढक जाएगा, पूरा भर जाएगा, गॉट इट। तो जब वो भरा, हम नोट कर लेंगे नंबर ऑफ ब्लोज कोरस्पॉन्डिंग टू दैट फिलिंग, मतलब जितना भी फिल करने में कितने नंबर ऑफ ब्लोज लगे। वहां से हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है। सपोज करो एक इनिशियल वाटर कंटेंट हम लोगों ने लिया 8%, उसके कोरस्पॉन्डिंग 10 नंबर ऑफ ब्लोज आए। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने देखा वाटर कंटेंट को बढ़ा दिया, सपोज करो हम लोगों ने कर दिया, नहीं 10 नंबर ऑफ ब्लोज नहीं, सपोज करो 30 नंबर ऑफ ब्लोज आए या फिर 40 नंबर ऑफ ब्लोज आए कोरस्पॉन्डिंग टू 8% वाटर कंटेंट। अब हम लोगों ने वाटर कंटेंट को इंक्रीज किया, पेस्ट कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। अब सपोज करो हमारे नंबर ऑफ ब्लोज लगे 30। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया, वाटर कंटेंट को और बढ़ाया। सपोज करो वाटर पहले देखो, यहाँ पर हम लेते हैं वाटर कंटेंट, यहाँ पर लेते हैं नंबर ऑफ ब्लोज। ठीक है, इनिशियली हम लोगों ने 40 ब्लोज लिए, 40 ब्लोज लगे 8% वाटर कंटेंट पे। ठीक है,
फिर हम लोगों ने वाटर कंटेंट को किया 10%। अब मान लो 30 फ्लोज लगे, ठीक है, हमने वाटर कंटेंट को और बढ़ाया। अब नंबर ऑफ फ्लोज क्या करेंगे, धीरे धीरे कम होते रहेंगे, ठीक है। ये मान लो यहाँ पर आ गया। इस तरह से जो हमें कर्व मिलेगा ना, वो कुछ ऐसा सा कर्व मिलेगा। गॉट इट। अब फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस हम यहाँ पर सेमी लॉग कर्व ले लेते हैं, मतलब एक तरफ लॉग ले लेते हैं। हम लॉग क्यों लेते हैं, दो काम है लॉग के ग्राफ में। या तो हमारा डाटा सेट बहुत वास्ट है, मतलब कि मान लो वाटर कंटेंट की जो लिमिट है वो तो 0 to 100 एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो उसका 10-10 का ग्राफ हम बना सकते हैं कि 10%, 20%, 30%, 40%। लेकिन नंबर ऑफ ब्लोज हो सकता है इनिशियली, अगर आपने वाटर कंटेंट सपोज करो 5% लिया, उसमें हो सकता है नंबर ऑफ ब्लोज आए 70, ठीक है। और अगर हम लोगों ने वाटर कंटेंट लिया सपोज करो 20%, उसमें नंबर ऑफ ब्लोज आ गए मान लो 7, तो कितना लंबा स्केल बनाना पड़ेगा हमें, जहाँ पे हमें 70 मेंशन करना पड़ेगा, 70 मेंशन करना पड़ेगा, हो सकता है नंबर ऑफ ब्लोज और ज्यादा हो, ठीक है। तो एक काम तो ये करता है लोगरिथमिक स्केल, कि स्केल में अगर डेविएशन बहुत ज्यादा है, मतलब स्केल बहुत लंबा बन रहा है, ठीक है, तो उसको छोटा कर देता है। दूसरा क्या काम है, जो एक कर्व आपको दिख रहा है, ठीक है, जो कर्व बना है, ठीक है, ये इसका स्लोप हर जगह अलग अलग है, तो लोग करने की वजह से क्या होगा, इसका स्लोप जो है इट विल गेट कॉन्स्टेंट, इट विल गेट कॉन्स्टेंट। तो इसलिए हम वाटर कंटेंट और लोग रिथमिक ऑफ नंबर ऑफ ब्लोज का एक कर्व बनाते हैं, ठीक है, इस टेस्ट को रन करके, जहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि कोरस्पोंडिंग टू वैल्यू ऑफ 25 नंबर ऑफ ब्लोज, आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ये कर्व बना दिया, अब कोरस्पोंडिंग टू 25 नंबर ऑफ ब्लोज कितना वाटर कंटेंट आ रहा है, दैट विल गिव यू लिक्विड लिमिट। जहां पर आप 25 नंबर ऑफ ब्लोज के कोरस्पोंडिंग, मतलब एग्जैक्टली 25 नंबर ऑफ ब्लोज में जब ये जो पैट था हमारा ये भर जाए, जो हमने ग्रूव बनाया था ये एग्जैक्टली 25 नंबर ऑफ ब्लोज में भर जाए, क्या वाटर कंटेंट वो होगा, उस वाटर कंटेंट को हम बोलते हैं लिक्विड लिमिट। गॉट इट। इसको हम बोलते हैं लिक्विड लिमिट। और ये जो स्लोप बनता है, इस स्लोप को हम बोलते हैं फ्लो इंडेक्स, इसको हम आई एफ से डिनोट करते हैं। गॉट इट। ये जो आई एफ है इट इज नथिंग बट द स्लोप। तो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो देखो इनिशियली अगर मान लो वाटर कंटेंट को मैंने लिया था W1, और सपोज करो यहाँ पर सॉरी, इनिशियली तो हमने यहाँ पर लिया था ना W1 वाटर कंटेंट, W1 सपोज करो, इसको मैं W2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग सपोज करो N1 ब्लोज आए थे, और अगर W2 के कोरस्पॉन्डिंग N2 ब्लोज आए, तो फ्लो इंडेक्स क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ y बाय x। तो W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय log ऑफ N2 माइनस N1। अब आपको याद रखना है N2 माइनस N1 होगा यहाँ पे, क्योंकि लोगरिथमिक स्केल है, तो इसलिए ये नेगेटिव आ जाएगा अगर आप N1 माइनस N2 करेंगे तो। गॉट इट। तो इसको हम बोलते हैं फ्लो इंडेक्स। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि फ्लो इंडेक्स जो है इससे shear स्ट्रेंथ भी लिंक्ड होती है, तो याद रखना जो shear स्ट्रेंथ होती है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लो इंडेक्स, ठीक है। मतलब कि दो तरह की सॉइल है सपोज करो, एक सॉइल ये है सॉइल 1, और एक सॉइल ये है सॉइल 2। तो इसमें से बताओ किसका स्लोप ज्यादा है। स्लोप ज्यादा का मतलब क्या, सपोज करो एक सीसा वाला झूला है, एक बच्चा यहाँ पे बैठ गया, ठीक है, और एक बच्चा यहाँ पे बैठ गया, तो पहले नीचे कौन आएगा, ऑब्वियसली इसका स्लोप ज्यादा है, ये पहले नीचे आएगा, तो इसीलिए फ्लो इंडेक्स फर्स्ट वाले कर्व का ज्यादा होगा, स्लोप जो है फर्स्ट वाले कर्व का ज्यादा है रेदर देन सेकंड। तो क्योंकि IF1 इज ग्रेटर देन IF2, तो जो shear स्ट्रेंथ होगी, टॉ से डिनोट करते हैं, टॉ ऑफ 1 विल बी लेस देन shear स्ट्रेंथ ऑफ 2। गॉट इट। याद रखना shear स्ट्रेंथ ऑपोजिट होती है। या फिर कभी कभी क्वेश्चन और आ जाता है एक और, इसके नीचे जो बेस होता है ना, जो कैसेग्रेंडे ऑपरेटर्स के नीचे, इस कप के नीचे जो बेस होगा जिसके ऊपर आके टैप करेगा,
वो जो बेस होता है वो रबर का होता है, ठीक है, वो जो बेस है वो रबर का होगा। अगर मैं उसकी जगह मेटल लगा दूं, ठीक है, तो क्या होगा, अब आप इमेजिन कर सकते हो एक रबर बेस है, उसके ऊपर आगे कोई चीज टकरा रही है, उसको इलास्टिक रिबाउंड मिल रहा है, ठीक है, तो इतनी जल्दी कवर नहीं होगा। लेकिन अगर वहां पर मैं मेटल बेस रख दूं तो उसको रिबाउंड नहीं मिलेगा, वो जोर से आगे टकराएगा। जब जोर से आगे टकराएगा तो नंबर ऑफ ब्लोज जो है ना वो कम हो जाएंगे। तो इसलिए जो कर्व डायलेट होकर बड़ा बनता, अब वो धीरे धीरे क्या करेगा, सिकुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब भी मेटल बेस आएगा ना, ठीक है, उसका जो स्लोप बनेगा वो ज्यादा बनेगा। ये तो हो जाएगा रबर बेस के लिए, और ये हो जाएगा मेटल बेस के लिए। गॉट इट। तो हमेशा जो आई एफ होगा, जो फ्लो इंडेक्स होगा, वो मेटल का ज्यादा होगा रेदर देन रबर। गॉट इट। तो ये एक मेथड है जिससे हम लिक्विड लिमिट को डिटरमाइन करते हैं। गॉट इट। सेकेंड मेथड जो है वो है वन पॉइंट मेथड, ठीक है, उसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर आप रेफर करना चाहो तो अपने लेवल पे कर सकते हो। एक आई एस कोड मेथड भी होता है वैसे, ठीक है, बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी यहाँ से कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुआ। एक और मेथड है दैट इज कोन पेनिट्रोमीटर मेथड। कोन पेनिट्रोमीटर मीटर मेथड में हम कुछ नहीं करते, एक कोन असेंबली होती है, ठीक है, एक नीचे कप ले लेते हैं 5 बाय 5 सेंटीमीटर का, 5 डायमीटर और 5 ही उसकी हाइट, उसमें सॉइल भर लेते हैं एट सर्टेन वाटर कंटेंट। उसके ऊपर एक असेंबली होती है, उसके ऊपर एक कोन होता है, ठीक है, कोन का जो वर्टेक्स एंगल है दैट इज 30 डिग्री प्लस माइनस 1 डिग्री होता है, 80 ग्राम्स उसका वेट होता है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, एक उसमें क्लैंपिंग बटन होता है, उस बटन को आप जब आप प्रेस करते हो तो वो क्या करेगा, जो 80 ग्राम की असेंबली है वो आके कोन के ऊपर, सॉइल के ऊपर इस तरह से टिक जाएगी। गॉट इट। तो अब वो क्या करेगा, पेनिट्रेट कर जाएगा, जो कोन है वो पेनिट्रेट करेगा। तो हम 30 सेकंड के लिए इसको पेनिट्रेट करवाएंगे, ठीक है, 30 सेकंड के लिए इसको पेनिट्रेट करवाएंगे, और हम देखेंगे ए पर्टिकुलर वाटर कंटेंट, ठीक है, एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट जहां पर जो पेनिट्रेशन की वैल्यू है वो 20 mm हो जाए। मतलब 20 mm पेनिट्रेशन करवानी है हमें 30 सेकंड में। कितने वाटर कंटेंट पे होगी, दैट वाटर कंटेंट विल बी कॉल्ड एज लिक्विड लिमिट। ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके कैसे ग्रेंडे मेथड से कभी कभी आ जाते हैं फ्लो इंडेक्स पे, ठीक है, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स में इसकी भी कोई खास जरूरत नहीं है। तो इट वॉज द फर्स्ट लिमिट दैट वॉज लिक्विड लिमिट, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेकंड लिमिट की, जिसका नाम है प्लास्टिक लिमिट। इसको मैं WP से रिप्रेजेंट करता हूं। गॉट इट। चलो, प्लास्टिक लिमिट क्या है मैं इसके बारे में बताता हूं आपको। प्लास्टिक लिमिट, अगर मैं बात करूं वापस से इस कर्व की, एटरबर्ग लिमिट वाले कर्व की, तो देखो प्लास्टिक लिमिट में क्या है, जब आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक ऐसा वाटर कंटेंट है जिसके कोरस्पॉन्डिंग हमारी सॉइल सेमी सॉलिड स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी से प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी में जाएगी, या फिर वाइस वर्सा, प्लास्टिक से सेमी सॉलिड में आ जाएगी। गॉट इट। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि मिनिमम वाटर कंटेंट कोरस्पॉन्डिंग टू विच द सॉइल बिहेव एज ए प्लास्टिक मटेरियल, जैसे पीछे लिक्विड लिमिट के केस में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, प्लास्टिसिटी की बात करते हैं। मटेरियल जो है दो तरह के होते हैं, एक है इलास्टिक, एक होता है प्लास्टिक, ठीक है। इलास्टिक मटेरियल क्या है, आप लोगों ने उसको डिफॉर्म किया, ठीक है, रिजिड बॉडी नहीं है, डिफॉर्मेबल बॉडी है। अगर आपने उसको डिफॉर्म किया, सपोज करो रबर बैंड है, उसको डिफॉर्म किया आपने, खींचा, छोड़ दिया, छोड़ते ही वो क्या करेगा, वापस आके अपने प्लेस पे आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल, जो कि जिसपे एनर्जी हम लोगों ने लगाई, उसने कुछ डिफॉर्म हो गया, फिर वापस रिबाउंड करके अपनी इनिशियल स्टेज में आ गया। इस तरह का जो मटेरियल होता है इसको हम बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल। दूसरा जो मटेरियल होता है दैट इज प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल क्या है, एक बार आपने डिफॉर्म किया, ठीक है, उसको छोड़ा, 100% रिकवरी नहीं करी उसने। इलास्टिक रिकवरी हम बोलते हैं कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन, कुछ वापस उसने रीगेन कर ली लेकिन कुछ उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन रह गई, या फिर जो डिफॉर्म होने के बाद वापस अपनी इनिशियल स्टेज में आया ही नहीं, उस तरह का मटेरियल को हम बोलते हैं
प्लास्टिक मटेरियल। या फिर आप ये कह सकते हो कि प्लास्टिसिटी जो है ना एक ऐसी प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ विच द सॉइल कीप्स ऑन डिफॉर्मिंग विदाउट इलास्टिक रिबाउंड। आपने सॉइल को क्या किया, सॉइल में गए, ठीक है, आपने कीचड़ देखा होगा है ना, कीचड़ में क्या होता है, जितना गीला होगा आप जाओगे पैर रखोगे, पैर रखते ही सॉइल क्या करेगी, नीचे दब जाएगी, ठीक है, और वापस रीगेन करके अपनी इनिशियल स्टेज पे नहीं आएगी। तो वो जो सॉइल की कंडीशन है वो प्लास्टिसिटी है, कि जहां पर उसने वापस डिफॉर्मेशन को रीगेन नहीं किया, ठीक है, इलास्टिक रिबाउंड नहीं किया। अगर वही ड्राई सॉइल होगी उसके ऊपर आप पैर रखोगे वो नीचे जाएगी वापस ऊपर आ जाएगी। गॉट इट। तो इलास्टिक रिबाउंड जहां पर नहीं होगा सॉइल क्या करेगी, वो प्लास्टिक रेंज में होगी, ठीक है, वॉल्यूम में चेंज आएगा, ठीक है, या फिर रप्चर हो जाएगा प्लास्टिक स्टेज में। गॉट इट। अब बात करते हैं कि जो अब प्लास्टिसिटी की बात करी थी, जैसे हम लोगों ने, मैंने आपको पूरा भी बताया कि प्लास्टिसिटी क्यों होती है, प्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से आते हैं, ठीक है, सॉइल में इंटर पार्टिकल मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की वजह से प्लास्टिक फोर्सेज आते हैं, ठीक है। और बेसिकली इसका जो मेन रीजन है ना वो सॉइल का वाटर के साथ इंटरेक्शन है। ये जो क्ले का पार्टिकल है उसके सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है पूरा, ठीक है, एंड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वाटर जो है उसका जो हाइड्रोनियम आयन है वो जाके पॉजिटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज ऑफ क्ले पूरे सरफेस में नेगेटिव चार्ज है उसके साथ स्टिक कर जाएगा, डाइपोल बना लेगा, ठीक है, एक बाहर एक लेयर बना लेता है, गॉट इट, डबल डिफ्यूजन लेयर बनाएगा। तो इन सब की वजह से जो इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक चेंजेस आ रहे हैं, इसकी वजह से ना जो सॉइल में है प्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। गॉट इट। क्यों आते हैं, क्योंकि वाटर में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, बाइपोलर लिक्विड है। अगर आप सॉइल में नॉन पोलर लिक्विड डाल दो, जैसे सॉइल में आप केरोसिन डाल दो, तो सॉइल में प्लास्टिसिटी इनहिबिट नहीं होगी। गॉट इट। ये चीज याद रखना कि अगर बाइपोलर मॉलिक्यूल है तभी प्लास्टिसिटी एग्जिबिट करेगा, अदरवाइज प्लास्टिसिटी एग्जिबिट नहीं करेगा। आप नॉन पोलर लिक्विड डाल दो, वो उसमें स्वेलिंग श्रिंकेज कुछ नहीं होगा। गॉट इट। अब बात करते हैं कि जब प्लास्टिक लिमिट है हमारा, ठीक है, प्लास्टिक लिमिट में जो हमारी सॉइल है उसकी कुछ ना कुछ शीयर स्ट्रेंथ आती है, अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स आ जाती है जो लिक्विड लिमिट में शीयर स्ट्रेंथ थी। जैसे वहां पे 2.7 थी तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 270 के आसपास चली जाती है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट याद रखने का। दूसरा, इसकी डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, ठीक है, प्लास्टिक लिमिट के डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। और लेबोरेटरी मेथड भी है, लेबोरेटरी मेथड, उसमें वही क्या करना है हमें, जो हमने पहले वाला सैंपल लिया था जिसमें 425 माइक्रोन से सॉइल को पास किया था, ठीक है, उस सॉइल का हमने एक पेस्ट बनाया था। ऐसे ही यहाँ पर भी वही पेस्ट बनाएंगे, 30 ग्राम सॉइल लेंगे, 10 के सॉरी 10 ग्राम्स के 3 सेक्शन बांट लेंगे, और सॉइल में कुछ वाटर ऐड करेंगे, कुछ वाटर कंटेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट वेट कुछ परसेंटेज में, और कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट 3 वाटर कंटेंट्स हम क्या करते हैं, 10-10 ग्राम के सॉइल ले लेते हैं गोलियां बना के, और फिर क्या करते हैं उसको एक मिरर बोल रहा हूँ, ग्लास के ऊपर रख लेते हैं। ग्लास क्योंकि स्मूथ सरफेस है, क्रैक्स नहीं होते, तो उसको क्रम्बल करना शुरू करते हैं, बोल को क्रम्बल करना शुरू करते हैं मिरर के ऊपर। तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे अगर गोली को आप इस तरह से क्रम्बल करोगे तो वो एक थ्रेड बनेगा, ठीक है। तो वो जो थ्रेड है एग्जैक्टली 3 mm पे क्रम्बल करे वो, मतलब एग्जैक्टली 3 mm जब उसका डायमीटर हो जाएगा ना, तब अगर वो टूटेगा, तो एक ऐसा वाटर कंटेंट जिसमें एग्जैक्टली 3 mm का डायमीटर थ्रेड का हो जाएगा तभी वो टूटे, उसको हम, उस वाटर कंटेंट को हम बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। गॉट इट। अगर वाटर कंटेंट उससे कम हुआ, ठीक है, अगर वाटर कंटेंट उससे कम हुआ तो वो 3 mm से पहले ही टूट जाएगा, मतलब 4 mm 5 mm 6 mm मोटे डायमीटर में ही टूट जाएगा। और अगर वाटर कंटेंट ज्यादा हुआ तो क्या होगा, वो 3 से भी ज्यादा, मतलब मान लो 2 mm का या 1 mm तक का थ्रेड बन जाएगा, उससे टूटेगा नहीं वो थ्रेड। गॉट इट। तो एक ऐसा वाटर कंटेंट कोरस्पॉन्डिंग टू विच द मतलब द थ्रेड विच वी आर मेकिंग क्रम्बल्स एग्जैक्टली एट 3 mm डायमीटर, उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। गॉट इट। तो ये 2 लिमिट्स हैं, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट। गॉट इट, जो हम लोगों ने
आज देखिए। एक थर्ड है श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। चलो इसको भी देख लेते हैं। श्रिंकेज लिमिट के लिए लिख लेते हैं श्रिंकेज लिमिट। मैं वापस ऊपर ही जाऊंगा, इसको हम डब्ल्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं। आ जाओ, ये है श्रिंकेज लिमिट। पेन लेता हूँ मैं दूसरे कलर का। ये देखो, ये है श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट क्या है, ध्यान से सुनना। इट इज दैट वाटर कंटेंट कोरस्पोंडिंग टू विच फर्दर डिक्रीमेंट इन वाटर कंटेंट, ठीक है। अगर इस पॉइंट के बाद फर्दर डिक्रीमेंट ऑफ वाटर कंटेंट हम लोगों ने किया तो इट डज नॉट लीड टू चेंज इन वॉल्यूम। पता लग रहा है हमें, दिख रहा है यहाँ से क्लियर कट। या फिर हम लोगों ने देखो यहाँ पे इस सिचुएशन पे हैं हम, हमारे वॉइड्स जो है बहुत ज्यादा है, हमने धीरे धीरे वाटर को एक्सपेल आउट करना शुरू कर दिया यहाँ से। तो एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट ऐसा आएगा जिसके बाद अगर मैंने फर्दर वाटर कंटेंट को कम करना शुरू किया तो भी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। वॉल्यूम एक मिनिमम लेवल सेट कर लेगा, ठीक है। टोटल वॉल्यूम जो है एक मिनिमम लेवल सेट कर लेगा। इसको हम बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। इस वाटर कंटेंट को हम बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। गॉट इट। चलो अगले लेक्चर में इसकी डिटर्मिनेशन देखते हैं, न्यूमेरिकली इसको कैसे देखते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।